friends, welcome to my YouTube channel Nursing Details. So we are going to discuss about नॉर्मल प्यूपेरियम। आज हम नॉर्मल प्यूपेरियम के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सामान्य कार्य की परिवर्तन। तो इसमें सामान्य कार्य की परिवर्तन जो अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है पल्स। पल्स में क्या होता है चलिए देख लेते हैं। सामान्य प्रसव होने के कुछ घंटे बाद पल्स तीव्र रहती है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कुछ घंटे तक जो पल्स रेट होता है वो बढ़ जाता है या प्रसव के अगले दिन तक सामान्य हो जाता है। जो पल्स रेट होता है ये नॉर्मल प्रेगनेंसी जब नॉर्मल डिलीवरी होती है कुछ घंटे तक इसका पल्स रेट जो होता है वो तीव्र रहता है और अगले दिन यह सामान्य हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर शिशु के जन्म के समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परिणाम स्वरूप शरीर का टेम्परेचर जो होता है ये 0.5 फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। प्रसव के बाद 12 घंटे के अंदर यह सामान्य हो जाता है। जो फीमेल का बॉडी टेम्परेचर होता है ये नॉर्मल जब डिलीवरी होती है उस टाइम 0.5 फ़ारेनहाइट बढ़ जाती है। प्रसव के बाद 12 घंटे के अंदर यह सामान्य हो जाती है। अब हम वेट लॉस की बात कर लेते हैं। प्यूपेरियम के दौरान यूट्रस के भार में कमी आती है और स्त्री के भार में लगभग 2 kg भार की कमी आती है। वेट लॉस जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम जो फीमेल होती है उनके भार में 11 से 12 kg की बढ़ोतरी होती है और आफ्टर प्यूपेरियम वेट लॉस जो होता है ये 2 kg भार की कमी आती है। अब हम पाचन तंत्र की बात कर लेते हैं। प्यूपेरियम की अवधि के दौरान स्त्री के आहार में पाचन तंत्र में निम्न परिवर्तन होता है। फर्स्ट होता है पॉलीडिप्सिया। यह अत्यधिक प्यास या मूत्र उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप जलहानि के कारण होता है। पॉलीडिप्सिया जो होता है यह क्या होता है, यह अत्यधिक प्यास और मूत्र उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप हुई जलहानि के कारण पॉलीडिप्सिया होता है फीमेल में। आफ्टर डिलीवरी अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब होता है फीमेल में, प्यूपेरियम के टाइम। प्यूपेरियम के दौरान आंत की गतिशीलता में कमी आ जाती है जिसके कारण अपच होता है। प्यूपेरियम के टाइम जो फीमेल होती हैं उनके आंत की गतिशीलता में कमी आती है जिसके कारण अपच होता है। अब उत्सर्जन तंत्र देख लेते हैं। प्यूपेरियम के दौरान स्त्री के यूरिनरी ट्रैक्ट मूत्र मार्ग में निम्न परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट होता है जो गर्भाशय की भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है और सेकंड होता है मूत्राशय ओवर डिस्टेंडेड होने के कारण यूरिनेशन की इच्छा नहीं होती है। मूत्राशय को होने वाली तंत्र की आपूर्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। जो मूत्राशय में होने वाली तंत्र के प्यूपेरियम के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट मूत्र मार्ग में निम्न परिवर्तन होते हैं। मूत्राशय की भित्ति जो होती है ये मोटी हो जाती है। जो फीमेल होती है उनका जो यूरिनेशन होता है उन यूरिनेशन करने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि जो तंत्रिकीय कार्य होता है मूत्राशय में होने वाली तंत्रिकीय आपूर्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। इसलिए जब मूत्राशय ब्लैडर होता है वो भरा रहता है लेकिन फिर भी जो फीमेल होती है उसका यूरिनेशन पास आउट करने की इच्छा नहीं होती है। फ्लूइड लॉस की बात कर लेते हैं। जो फ्लूइड लॉस होता है प्यूपेरियम के दौरान लोकियत एवं ड्यूरेसिस के परिणाम स्वरूप अत्यधिक जल की हानि होती है। यह हानि प्रथम सप्ताह में लगभग 2 लीटर और अगले 5 सप्ताह में 4 लीटर होती है। ये जलहान जो होती है ये फ्लूइड लॉस जो होता है ये पहले सप्ताह में 2 लीटर होता है और अगले 5 सप्ताह तक 4-4 लीटर होता है। अब हम ब्लड की बात कर लेते हैं। आफ्टर डिलीवरी प्यूपेरियम के टाइम प्यूपेरियम के दौरान ब्लड में निम्न परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट होता है शिशु के जन्म के बाद होने वाले ब्लड लॉस के कारण ब्लड वॉल्यूम घट जाता है। प्यूपेरियम के दौरान ब्लड में निम्न परिवर्तन होते हैं। शिशु के जन्म के बाद होने वाले ब्लड लॉस के कारण ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट है यह लगभग 2 सप्ताह के पूर्व गर्भावस्था में होने वाले ब्लड के आयतन के समान हो जाता है। यह जो होता है 2 सप्ताह के पूर्व गर्भावस्था के पूर्व यानी कि 2 हफ्ता के बाद जो ब्लड का आयतन होता है वो सामान्य हो जाता है। शिशु के जन्म के बाद कार्डियक आउटपुट में वृद्धि होती है। शिशु के जन्म के बाद जो प्यूपेरियम टाइम होता है उसमें कार्डियक वृद्धि की जो कार्डियक आउटपुट होती है उसमें वृद्धि होती है परंतु यह शीघ्र ही सामान्य हो जाता है। लेकिन क्या होता है प्यूपेरियम के टाइम यह शीघ्र ही सामान्य हो जाता है। प्लेसेंटा पृथक होने के बाद थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या में कमी आती है परंतु 4 से 10 दिन में यह सामान्य मात्रा में आ जाती है। प्लेसेंटा पृथक होने के बाद जो थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या होती है उसमें कमी आ जाती है बट 4 से 10 डेज के अंदर ही वह सामान्य हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। शिशु के जन्म के बाद प्रथम सप्ताह की समाप्ति तक RBC वॉल्यूम सामान्य हो जाती है। शिशु के जन्म के बाद प्रथम सप्ताह में ही जो RBC रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो जो होता है सामान्य हो जाता है। अब हम मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन की बात कर लेते हैं। शिशु के जन्म के बाद यह दोनों मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन पूरा प्रारंभ हो जाते हैं।
जो मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन होता है ये क्या होता है, शिशु के जन्म के बाद पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। अब देखिए कितने दिन में होते हैं। शिशु जन्म के बाद प्रथम मासिक मेंस्ट्रुएशन होने का समय निश्चित नहीं होता है। जब डिलीवरी हो जाती है, एक प्रेग्नेंट लेडी का डिलीवरी जब हो जाता है, उनके प्रथम मासिक यानी कि प्रथम मेंस्ट्रुएशन होने की कोई निश्चित समय नहीं होती है। यह सभी स्त्रियों में भिन्न भिन्न होता है। यह स्तन द्वारा भी प्रभावित होता है। ये जो होता है ये सभी फीमेल में अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पे आता है। और ये जो होता है ये स्तनपान पे भी यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग पर भी इफेक्ट करता है। यदि इसकी अवधि स्त्री शिशु को स्तनपान नहीं कराती है, यदि इसी अवधि में डिलीवरी होने के बाद अगर फीमेल जो है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है, तो लगभग 40% जो फीमेल होती हैं 6 वीक में एवं 80% स्त्री जो होती हैं ये 12 वीक तक मेंस्ट्रुएशन पुनः प्रारंभ हो जाता है। ये जो फीमेल होती है, जो डिलीवरी कराई फीमेल होती है, वो अगर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है तो जो 40% फीमेल होती हैं उन्हें 6 वीक पर ही, और 80% जो होती हैं उन्हें 12 वीक पर मेंस्ट्रुएशन पुनः आरंभ हो जाता है इनका। यदि स्त्री में इस अवधि के दौरान स्तनपान करवाती हैं तब 70% जो फीमेल होती है उनमें मेंस्ट्रुएशन रुका रहता है। जो फीमेल क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं 70% जो फीमेल होती हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन रुका रहता है। इस प्रकार स्तनपान नहीं कराने वाली जो स्त्रियां होती हैं ओव्यूलेशन लगभग 4 सप्ताह तक पुनः प्रारंभ हो जाता है। जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनका मेंस्ट्रुएशन भी रुका रहता है, उनका ओव्यूलेशन भी रुका रहता है। और जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं उनका ओव्यूलेशन जो होता है वो 4 वीक पर पुनः बनना स्टार्ट हो जाता है। एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो होती हैं 10 सप्ताह के बाद पुनः प्रारंभ होता है। अब हम बात कर लेते हैं लैक्टेशन की। लैक्टेशन क्या होता है, शिशु के जन्म के बाद स्त्री में लैक्टेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। परिणाम स्वरूप नवजात शिशु को पर्याप्त आहार प्राप्त होता है। शिशु जन्म के बाद यह फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रम कहलाता है। जो लैक्टेशन की प्रक्रिया होती है शिशु जन्म के बाद स्त्री में लैक्टेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो फीमेल का जो मदर होती है उनका जो फर्स्ट मिल्क निकलता है, गाढ़ा पीला दूध जो निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। लैक्टेशन की प्रक्रिया निम्न 4 चरणों में पूर्व होती है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट। इस चरण में ब्रेस्ट की अल्बुलाई जो होती है उसके डक्ट में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। और सेकेंड जो होता है ये सिंथेसिस ऑफ मिल्क। इस चरण में ब्रेस्ट की कोशिकाओं द्वारा मिल्क का निर्माण होता है। सिंथेसिस ऑफ मिल्क में क्या होता है, इस चरण में ब्रेस्ट की कोशिकाओं द्वारा मिल्क का निर्माण होता है। थर्ड होता है इंजेक्शन ऑफ मिल्क। इस चरण में ब्रेस्ट में निर्मित हुआ मिल्क ब्रेस्ट से बाहर आ जाता है। इंजेक्शन ऑफ मिल्क में क्या होता है, इस चरण में ब्रेस्ट की निर्मित हुआ मिल्क ब्रेस्ट से बाहर आ जाता है। फोर्थ क्या है, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन में क्या होता है, यह प्रक्रिया जारी रहती है। प्रत्येक स्त्री जो स्वस्थ हो उसके ब्रेस्ट में प्रतिदिन लगभग 500 ml मिल्क का निर्माण होता है। जो फीमेल हेल्दी होती हैं उनके ब्रेस्ट में पर डे 500 ml मिल्क निर्माण होता है। ब्रेस्ट फीडिंग शिशु के जन्म में आधे घंटे पर प्रारंभ कर देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है शिशु के जन्म के आधे घंटे पर ही प्रारंभ कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा नॉर्मल प्यूपेरियम पार्ट 3 के बारे में हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स पार्ट 4 आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।